गुड आफ्टरनून बच्चों। और बच्चों कैसे रही सबकी दिवाली? भाई मुझे आपके बैच के सारे टीचर्स ने ये बोला है कि ये बात ही नहीं करते, मतलब कुछ भी पूछते रहो करते रहो, कोई रिप्लाई ही नहीं आता। ऐसा है क्या बच्चों? ऐसे तो यार मजा नहीं आएगा। हम एक दूसरे को देख तो सकते नहीं, है ना? मतलब फिजिकली तो इंटरेक्ट वैसे नहीं हम कर रहे। अगर इसमें भी आप बात नहीं करोगे फिर तो बिल्कुल ही बोरिंग हो जाएगी। मेरी भी बढ़िया थी दिवाली। बस ये हो गया अब, है ना, ऑफ लेट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब करने को बहुत कम बचा है फेस्टिवल्स पे कुछ भी। मतलब कहीं जा नहीं सकते घूमने, कहीं घर पे भी कुछ मतलब फायर क्रैकर्स नहीं चलाने, कुछ नहीं करने, तो प्रैक्टिकली बहुत कम बचता है कुछ करने वाला। अच्छा ये बताओ कि अगर ऑफलाइन कर दें तो आप सब आने को तैयार हो? अब आए कुछ रिप्लाई, है ना? अभी तक तो सब शांत थे। मुझे बच्चे एक बार क्लियरली बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मोस्टली ये होता है कि पहले सब हाँ कर देते हैं, फिर बाद में पेरेंट्स मना कर देते हैं, और सब कुछ करके फिर वो मना हो जाता है। अच्छा हरसिमरन, आप कहाँ से हो? समाना, ओके। ओके, लेट मी प्लान समथिंग। कुछ ऐसा कोशिश करते हैं प्लान करने की कि मतलब वहां पे लाइव क्लास हो जाए और उसकी जूम में तो चली जाए।
तो दोनों ऑप्शंस हो जाएंगी। टेस्ट तो आपके आगे वाले कर देंगे ऑफलाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये वाला दे दो, उसके आगे वाले ऑफलाइन कर देंगे। वैसे तो बच्चों पता नहीं है कि आपका टेस्ट एक्चुअली क्या होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, बट स्टिल मतलब उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ना उसमें ट्राई किया था, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, जैसे एस्पायर में, एक्सेल में, जहाँ 250 बच्चे हैं नियरली, तो ऑप्शन दी हमने ऑफलाइन टेस्ट की, एक बच्चा भी नहीं आया। सबने या तो सबको आराम हो गया ऑनलाइन का, या पेरेंट्स नहीं माने, पता नहीं क्या था। ओके। चलो बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अपना लास्ट टाइम तो थोड़ा सा गैप आ गया था, अब से अपनी क्लासेस रेगुलर चलती जाएंगी बच्चों। मुझे कोई याद कराएगा बच्चों, हमने कहाँ तक किया था? हाँ मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहाँ तक? नोट्स में देखो बच्चों कहाँ तक लिखा हुआ है। यहाँ तक? ये ग्राफ्स तक किया हुआ है बच्चों? ओके। तो बच्चों अगर हम ब्रॉडली रिवाइज करें, बेसिकली हमने बात की थी लास्ट टाइम मेटल के वर्क फंक्शन की। भाई वर्क फंक्शन का मतलब होता है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ती है मेटल को, अंदर इलेक्ट्रॉन को, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। और उसके बेसिस पे हमने बात की थी रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। राइट, सबको याद है बच्चों पीछे वाला? और हमने ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉन को एक तो मिनिमम एनर्जी चाहिए, जो कि वर्क फंक्शन से आएगी, और अगर हम उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रह जाती है, उसमें से कुछ एनर्जी कोलिजन्स में लूज भी हो जाती है। तो हम हर इलेक्ट्रॉन के लिए तो एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। हम बस ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, करस्पॉन्डिंग टू द केस जब हम अज्यूम करें कि उस इलेक्ट्रॉन की कोई भी कोलिजन नहीं हुई। राइट? ओके। तो अब बच्चों विद दैट बैकग्राउंड, अब हम बात करते हैं कि
एग्जैक्टली क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो हम इस तरीके का बच्चों कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते हैं। बेसिकली ये 2 प्लेट्स हैं मेटल की। उनमें से एक प्लेट के ऊपर बच्चों हमने लाइट इंसिडेंट की, जिससे कि अगर हम लाइट सफिशिएंट एनर्जी की देंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। और इन दोनों मेटल प्लेट्स को बच्चों हमने नीचे कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। बेसिकली राइट साइड वाली प्लेट को दे दिया पॉजिटिव पोटेंशियल, लेफ्ट साइड वाली प्लेट को दे दिया नेगेटिव पोटेंशियल। और एक हमने बच्चों बीच में डिवाइस लगा दिया जिसको बोल दिया मिली एमीटर। ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि हम मेजर कर सकें कि करंट कितना होगा, और मिली एमीटर इसलिए क्योंकि करंट छोटा होगा तो हम छोटी वैल्यूज मेजर करना चाहेंगे। ठीक है जी। तो बेस्ड अपॉन दिस बच्चों अब हम देखते हैं कि क्या कुछ होगा। पहली बात तो ये है कि अगर लाइट की एनर्जी W से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, राइट। ऑब्वियसली W से कम पे तो कुछ नहीं होगा, वर्क फंक्शन से ज्यादा पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे ये राइट साइड वाली प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो बेसिकली क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो सिचुएशन बन गई बच्चों, ये सिचुएशन बन गई कि करंट फ्लो करने लग गया पूरे सर्किट में। कि जो दोनों वायर्स के बीच में गैप है, जो दोनों प्लेट्स हैं जो उनके बीच में गैप है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो गया। वायर के अंदर तो फ्लो हो ही जाएगा, तो पूरी की पूरी सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। इसमें बच्चों कोई भी डाउट प्लीज आस्क। ओके, तो हाँ, मैं होमवर्क जान के नहीं कर रहा डिस्कस। ये पूरा कर लेते हैं, वो फिर डिटेल में पूरा मतलब इकट्ठे ही हो जाएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे हमारी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है। अब सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो यही है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होएगी तब तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो इसलिए ऑब्वियसली कोई करंट भी ऑब्जर्व नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन बच्चों क्या होती है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंस्टेंटेनियसली एमिट हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें कोई टाइम नहीं लगता, वो साथ की साथ एमिट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब ये बच्चों बताओ ऐसा क्यों हो रहा होगा, सेकंड पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉन साथ की साथ क्यों निकल रहे हैं। मतलब साथ की साथ निकल रहे हैं इसका मतलब है उन्हें झटके में एनर्जी मिल रही है।
अगर झटके में एनर्जी मिल रही है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? किस तरीके से एक झटके में एनर्जी मिल सकती है बच्चों? नहीं, झटके में एनर्जी क्यों मिल रही है? फोटॉन्स के कारण। फोटॉन क्या होते हैं? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो वो तो इकट्ठी आती है ना एनर्जी। फोटॉन से ऐसा तो होता नहीं कि धीरे-धीरे एनर्जी आए। फोटॉन तो पूरे का पूरा एक जो क्वांटिटी है, जो चीज़ है वो एनर्जी से भरी हुई है, वो सीधा-सीधा एनर्जी दे देगा, राइट? तो तो बच्चों बेसिकली हो क्या रहा होता है इस एक्सपेरिमेंट में कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फोटॉन्स को एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं और जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है और जिससे कि वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है? पर बच्चों ऐसा नहीं होता कि जितने भी फोटॉन हमने प्लेट के ऊपर डाले, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास ही पहुँच जाएँगे, ठीक है? हमें पता है कि मेटल के अंदर बहुत सारे आयन्स भी हैं पॉज़िटिव, बहुत सारे फोटॉन्स आयन के पास चले जाएँगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन के पास फोटॉन एब्ज़ॉर्ब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने प्लेट के ऊपर लेट अस से 100 फोटॉन डाले हैं बच्चों, तो बच्चों ऐसा होगा कि उस 100 में से सिर्फ 2-3 फोटॉन ही ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स के पास पहुँचेंगे, बाकी सारे फोटॉन्स तो इधर-उधर ही चले जाते हैं, ठीक है? तो इन अदर वर्ड्स अगर आप 100 फोटॉन डालोगे तो 100 में से 2-3 एब्ज़ॉर्ब होंगे, तो मतलब 2-3 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेंगे। ये बात समझ आ रही है बच्चों? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्बिंग अ फोटोन इज वेरी लेस। इसका मतलब कि जो टोटल फोटॉन्स इंसिडेंट हमने किए हैं, उनमें से सिर्फ 2-3% ऐसे होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब करेंगे। बाकी सारे फोटॉन्स इधर-उधर मतलब चले जाते हैं। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? नेक्स्ट बच्चों, तो बिकॉज़ ऑफ थर्ड पॉइंट ये सीधा-सीधा ही आ गया कि जो हमें करंट मिलेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि हमने कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट किए हैं प्लेट के ऊपर। मतलब हमने अगर 100 किए हैं, तो हो सकता है हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट मिलेगा। हमने अगर 1000 किए हैं, तो 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, राइट? रेशो तो वही रहेगी ना? अब बच्चों ये बताओ, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो उससे क्या होगा? हमने अभी स्टार्टिंग में ही बात की थी। बताओ बच्चों, ये क्या होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेंगे, राइट?
ये बताओ बच्चों ध्यान से सोच के, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे? नहीं, है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स तो बढ़ाया ही नहीं। तो ये हो गया अगला पॉइंट। अब बच्चों ये जो अगला पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसको देखो। बच्चों मान लो ये जो बैटरी लगाई हुई है हमने, हम इससे हम इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं, इससे क्या होगा बच्चों? अगर हम बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं, उससे क्या होगा बच्चों? तो ये देखो बच्चों क्या होगा। आ, मान लो अभी हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया हुआ नीचे से, तो जो इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकले, ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शंस में निकलेंगे, है ना? तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो सीधा राइट की तरफ भी पहुंच जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे चले जाएंगे। मतलब अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना अप्लाई करें, तो भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे ही जो राइट साइड वाली प्लेट पे पहुंच जाएंगे। ये बात समझ आती है बच्चों? तो अब जब हम बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे नीचे से, ठीक है, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जा रहे थे, जो ऊपर नीचे जा रहे थे, वो भी राइट साइड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और खींचेंगे उसकी तरफ, है ना? तो मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए राइट साइड वाली प्लेट पे। करेक्ट। तो इसका मतलब जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो राइट साइड वाली प्लेट पे पहुंच रहे हैं। लेकिन बच्चों ऑब्वियसली एटमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे? भाई बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो जाएगा कि जितने निकले थे इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे वो पहुंच जाए। उससे ज्यादा तो नहीं पहुंच सकते ना किसी भी हालत में, है ना बच्चों? ये बात समझ आती है?
कि करंट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि करंट बढ़ता ही चला जाएगा। करंट एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है, क्योंकि भई ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, वो सारे के सारे पहुँच जाएँ। राइट? तो ये हम अगला पॉइंट लिखेंगे कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड, करंट विल इनिशियली इंक्रीज, देन बिकम कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट करंट है, उसको हम कहते हैं एज सैचुरेशन करंट। अब बच्चों उल्टी बात करते हैं। मान लो हम बैटरी उल्टी डायरेक्शन में लगा दें, तो क्या होगा? आंसर करो बच्चों, आंसर नहीं आ रहे आपके। अब क्या होगा? बेसिकली राइट साइड वाली प्लेट रिपेल करेगी, है ना? तो उस कारण से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स अब राइट साइड वाली प्लेट पे नहीं जाना चाहेंगे, राइट? लेकिन बच्चों, हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो अलग-अलग स्पीड से निकल रहे हैं, है ना? तो भी ऐसा हो सकता है कि चाहे राइट साइड वाली प्लेट रिपेल कर रही हो, बट जो लेफ्ट साइड वाला इलेक्ट्रॉन है, उसकी इतनी स्पीड हो कि वो स्लो होता-होता भी राइट साइड वाली प्लेट तक पहुंच जाए। इज़न्ट इट बच्चों? सर जो प्लेट पर जाएगा तो प्लेट की भी तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। हाँ, वो तो बैटरी से एडजस्ट हो जाएगा ना। बैटरी का काम ही ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना तो सर वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन प्लेट्स के इजेक्ट बीच में। होंगे वो खुद नहीं उसको खींच लेगा। किसको? सर ये अपना लेफ्ट वाला सर पोटेंशियल। नहीं, लेफ्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला। हाँ, यस आप सर। क्या कह रहे हो? उसको कौन खींच नहीं लेगा? सर, अभी जैसे हमने इसका पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो मुश्किल से निकलेंगे। हाँ, यस, मुश्किल से तो सर निकलेंगे, बिल्कुल तो सही। सर इसको इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें फोटॉन को। नहीं, ऐसे नहीं कहते कि ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। हम ये कहें कि जो मतलब अब काइनेटिक एनर्जी जो उसके पास आ रही है, उसका पार्ट यूज़ हो जाएगा ना, उस पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम करने में।
ओके सर। तो बच्चों ये आपको समझ आ रहा है कि अब कम इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स राइट पहुंचेंगे। अब बच्चों किस केस में ऐसा हो जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन राइट वाली प्लेट पे ना पहुंचे? भाई एक इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी एनर्जी हो सकती है? के मैक्स, है ना? निकलने के बाद ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बचेगी वो होगी के मैक्स। अब बच्चों अगर पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा है कि वो के मैक्स को भी ओवरकम कर ले, तो इसका मतलब तो पक्का है कि फिर तो किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन राइट वाली प्लेट पे नहीं पहुंचेगा, राइट? तो इफ पोलैरिटी इज रिवर्स्ड तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 वाला, इसमें कोई भी डाउट है प्लीज पूछो खुल के। तो बच्चों अगर हम ग्राफ बनाएं, वाई एक्सिस पे करंट, एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये ग्राफ कुछ बच्चों इस तरीके का बन जाता है। देखो ये ग्राफ हमें क्या समझा रहा है कि भाई अगर तो आप बढ़ा रहे हो पोटेंशियल तो थोड़ी देर बढ़ेगा करंट और उसके बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हमने सैचुरेशन करंट बोला। वी नेगेटिव बोलने का मतलब है बच्चों कि करंट जो है वो कि हमने बैटरी की पोलैरिटी उल्टी कर दी। बैटरी की पोलैरिटी उल्टी की तो करंट कम होना शुरू हो गया और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जो करंट है वो जीरो हो गया। इस वैल्यू को बोल दिया हमने बच्चों एज माइनस वी एस, क्योंकि नेगेटिव होएगी इसलिए हमने माइनस साइन लगा दिया। वी एस को हम बोलते हैं एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, ये ऐसा पोटेंशियल है जिसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक दिया। तो वी एस की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, अगर हम एनर्जी कंजर्व कर दें? ई वी एस इज इक्वल टू के ई मैक्स। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वी एस कौन सा होगा, जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक देगा। यहां तक बच्चों कोई भी डाउट प्लीज आस्क। तो अब बच्चों अगर मैं आइंस्टाइन वाली इक्वेशन में के ई मैक्स की वैल्यू पुट कर दूं तो अब ये क्या बन गई, ई वी एस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, राइट? के ई मैक्स को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया विद ई वी एस, which we know can be also written as hc by lambda minus hc by lambda naught.
ठीक है, यहां से हम डेफिनेशन लिख दें स्टॉपिंग पोटेंशियल की, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एट विच नो इलेक्ट्रॉन रीचेस द अदर प्लेट। या मतलब जिसपे करंट जीरो हो गया। अच्छा बच्चों, ये ऊपर वाला ग्राफ हमने ऑफ कोर्स याद रखना है। इस ग्राफ में बच्चों जो V इक्वल टू 0 पे करंट है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं हमें याद रखनी। हमें बस ये पता होना चाहिए कि भाई हाँ, V इक्वल टू 0 पे एक कुछ करंट है जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे। और ना ही इस ग्राफ की एग्जैक्ट शेप की कोई सिग्निफिकेंस है कि ये कर्व किस तरीके का बन रहा है, मतलब वो भी कोई, मतलब हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट मेटल्स। ठीक है। अब बच्चों, नॉर्मली जो इंटेंसिटी टर्म होती है जो हम कहीं पर भी यूज करते हैं, वो होती है एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। ठीक है। तो अब इंटेंसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चों? इंटेंसिटी भाई, एक फोटोन की एनर्जी क्या है? एच न्यू। तो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी बढ़ानी है, जो कि आइडियली हम फ्रीक्वेंसी से भी बढ़ा सकते हैं, और या फिर हम नंबर ऑफ फोटोन से भी बढ़ा सकते हैं, जो इंटेंसिटी है, राइट? ये बात समझ आती है बच्चों? लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में आपको जब भी इंटेंसिटी के बारे में लिखा हो कि इंटेंसिटी को कम किया या ज्यादा किया, उसका मतलब है, मतलब विदाउट इवन मेंशनिंग, उसका मतलब हमेशा ये है कि वो नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये मतलब एक, बस एक गड़बड़ है पुरानी जो चली आ रही है। हमें याद रखना है कि अगर वो इंटेंसिटी की बात करते हैं कभी भी, तो वो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स ही बात कर रहे हैं। ये बात बच्चों समझ आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती हो जाती है। बोलो भाई कुछ, मैं नहीं बढ़ूंगा आगे। सर एक डाउट था। हाँ जी। सर एक लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना, यस। तो उसकी अगर हमें एनर्जी इंक्रीज करनी है तो हम सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने पर ही कर सकते हैं। ठीक है ना ये स्टेटमेंट? अगर एक लाइट की, हाँ, अगर आपने उसी लाइट की करनी है, यस। अगर हमने उसी लाइट की करनी है, अगर येलो हाँ लाइट है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो सकती, पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक लाइट है, उसके हाँ सिर्फ हाँ, फोटॉन्स इंक्रीज कर कर ही इंटेंसिटी इंक्रीज हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों, गिवन दिस स्टेटमेंट जो हमने अभी लिखी, मुझे बताओ कि अगर हम वाई एक्सिस पे करंट और एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएं, तो वो कैसा बनेगा?
बताओ बच्चों, आज ही पढ़ा है हमने, लिखा है कि करंट और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है। तो हमने लिखा था ना, करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। हमने लिखा था करंट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, और यहां हमने बोल दिया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स से ही इंटेंसिटी को बोलना है, राइट। तो ये कैसा ग्राफ बन गया, लाइक दिस। है ना, ये तो हमने स्पेसिफाई कर दिया था। ऊपर हमने कह दिया कि इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब यही है कि एन चेंज कर रहे हैं। ओके, बच्चों एग्जाम्पल करो। ये 3 बच्चों ग्राफ्स हैं। इन तीनों ग्राफ्स के बेसिस पर आप इंटेंसिटीज और फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करो 1 2 3 की, कि किसकी कम है, किसकी ज्यादा है, किसकी इक्वल है। एंड अगेन बच्चों, व्हेन आई से इंटेंसिटी, उसका मतलब वही है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये ग्राफ है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब बच्चों, आपने I1 I2 और I3 में रिलेशन लिखना है, और आपने F1 F2 और F3 में रिलेशन लिखना है। एक ना बताओ मुझे, मतलब तीनों में इकट्ठे लिख के बताओ। हाँ सृष्टि, ठीक लिखा है आपने। योग्यता ठीक लिखा है, गुड। ये बच्चों जो 1 और 2 ग्राफ्स हैं वो इकट्ठे एक जगह पे मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। ठीक है सृष्टि। और सिमरन ठीक है। गुरकनवल आंसर करो।
राजश्री ठीक है। राजश्री ये क्या लिखा है? जो आपने लिखा है वैसा कुछ तो पूछा ही नहीं है। पूछा तो या इंटेंसिटी के बारे में गया या फ्रीक्वेंसी के बारे में। ऑलराइट, तो बच्चों हमें पता है कि जो हमें y एक्सिस पे दिख रहा है बच्चों, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे, जो मैक्सिमम करंट है, सैचुरेशन करंट, राइट। तो जिसका करंट ज्यादा मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा। तो इंटेंसिटी के लिए जो रिलेशन आ गया, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, वो आ गया I1 ग्रेटर देन I2 इज इक्वल टू I3, राइट। क्योंकि क्लियरली हमें दिख रहा है 1 का करंट ज्यादा है, 2 3 का सेम है, जो सैचुरेशन करंट है। अब बात करते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या इससे कैसे कंपेयर होगा भाई? अगर हम आइंस्टाइन इक्वेशन लिखें तो h न्यू इज h न्यू नॉट प्लस EVS, ये रिलेशन है हमारा। तो h न्यू नॉट तो सेम ही है क्वांटिटी सबके लिए। तो जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, राइट। सीधा डायरेक्ट रिलेशन ही बन गया। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरीके से है? 1 और 2 के सबसे ज्यादा है और 3 का कम है। तो फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन बन जाएगा? ν1 इक्वल टू ν2 ग्रेटर देन ν3। देखो बच्चों ध्यान से, एनी डाउट प्लीज आस्क। राजश्री समझ आ गई गलती? नहीं, 3 की तो मिनिमम होगी ना। 3 का तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सबसे कम है। 3 तो ये वाला ग्राफ है। नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो मैग्नीट्यूड ही होता है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज नॉट विद साइन। ऊपर देखो उसकी डेफिनेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल की क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। हाँ बच्चों, हो गया क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों एक आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर है। इसका वर्क फंक्शन W है। इसके ऊपर हमने एक लाइट इंसिडेंट की है ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू नॉट। ठीक है जी। तो मतलब कंटिन्यूअसली ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट है। आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर।
मतलब अगर आपको लगता है कि वो बढ़ता ही जाएगा, इन्फिनाइट होगा, तो आंसर इन्फिनाइट भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कोई चार्ज नहीं आएगा, तो आंसर 0 भी हो सकता है। अगर कुछ इन बिटवीन लगता है, तो वो भी हो सकता है। सोचो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये एक आइसोलेटेड मेटालिक स्फीयर है, जिसका वर्क फंक्शन W है। इसके ऊपर हमने एक लाइट इंसिडेंट की है ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, विच इज ग्रेटर दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमें बताना है कि इस सिचुएशन में स्फीयर के ऊपर फाइनल क्या चार्ज आएगा। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन का आंसर दो। इससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है? मतलब इस क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, वैसे पूछ रहा हूँ, जनरल नॉलेज। ये जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये डार्क मोड में पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना? तो मतलब जो मतलब मैंने आईपैड पे किया हुआ है, डार्क मोड किया हुआ है। ऑब्वियसली मोबाइल फोन्स पे भी होता है ये सेम चीज। तो डार्क मोड का क्या एडवांटेज होता है कंपेयर टू नॉर्मल लाइट मोड? क्यों यूज करना चाहिए डार्क मोड? किसी को है आइडिया? ये बात तो पक्का है कि आईज पे स्ट्रेन कम पड़ रहा है। अगर मतलब मैं मोड चेंज करके दिखाऊंगा, तो आपको एकदम पता चलेगा कि कितना इफेक्ट है। जैसे आप अभी देख रहे हो, मैं एक बार चेंज करता हूँ। जस्ट सी, आपको एकदम डिफरेंस फील होगा आईज पे। ये क्यों है बच्चों? क्या फर्क क्या पड़ रहा है फंडामेंटली? देखो, दो चीजें हैं। एक तो एनर्जी कम कंज्यूम हो रही है, ठीक है? वो भी शायद आपने मतलब मोबाइल फोन की एड में या कहीं पे उसमें डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा। दूसरा ये है कि मैं कह रहा हूँ कि आपकी आईज पे स्ट्रेन कम पड़ रहा है। इसका रीजन क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? बहुत बेसिक सा आंसर है, कुछ भी नहीं है। हाँ योगिता, ठीक तरफ जा रहे हो। बच्चों बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज ब्लैक? ब्लैक इज नो कलर, राइट? ब्लैक इज एब्सेंस ऑफ लाइट, है ना? जहां पे कोई लाइट नहीं होती, वहां पे हमें ब्लैक नजर आता है। तो अभी जब आप स्क्रीन को देख रहे हो, ठीक है ना, तो प्रेजेंटली आपको जितना ब्लैक पोर्शन है, उससे तो कोई लाइट रेज निकल ही नहीं रही, ठीक है? वहां से कोई लाइट रेज ऐसी नहीं है जो निकल के आपकी आईज तक जा रही है। आपकी आईज तक जो लाइट रेज जा रही हैं, वो सिर्फ जहां जहां पे व्हाइट है या रेड है, जो भी है, उधर से निकल के पहुंच रही हैं आपकी आईज तक।
ठीक है, वही चीज मतलब ये जो डिवाइस है इसके लिए भी है कि डिवाइस ने अभी प्रेजेंटली क्या किया हुआ है, बाकी सारी जगह पे तो अपनी जो लाइट है वो बंद की हुई है, सिर्फ जहां जहां व्हाइट है वो वहां पे लाइट दे रहा है। अब जैसे ही मैं उल्टा करता हूं, अब क्या किया डिवाइस ने, अब आपको जहां जहां पे व्हाइट दिख रहा है उस सारे रीजन से आपके पास आपकी आईज में लाइट पड़ रही है, ठीक है। सिर्फ ब्लैक वाला रीजन ऐसा है जहां से आपकी आईज में लाइट नहीं आ रही। तो ऑब्वियसली जितना कम लाइट रेस पहुंचेंगी आईज पे, उतना आईज पे कम स्ट्रेन पड़ेगा। राइट, और जितना कम लाइट रेज निकल रही है डिवाइस से, ऑब्वियसली उसकी एनर्जी कंजम्पशन उतनी ज्यादा मतलब उतनी कम हो जाएगी। राइट, तो मतलब ट्राई टू यूज डार्क मोड, मतलब क्लास में भी और अलग से भी एज फार एज पॉसिबल। हाँ जी, इस क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, वापस बताओ इसमें क्या होगा स्फीयर के साथ। स्फीयर के ऊपर फाइनल चार्ज क्या होगा, 0 होगा, इनफाइनाइट होगा, या कोई और वैल्यू होगी? अगर आप कहते हो कि स्फीयर के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसकी वैल्यू निकालो। जो आपने लिखा है उसमें व्हाट इज एन, हरसिमरन? भाई अगर हम एक बात सोचें, मैं आपको हिंट देता हूँ। भाई रेडिएशन डाल रहे हैं, रेडिएशन से मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इसका मतलब मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आना तो कुछ पॉजिटिव चार्ज ही चाहिए। अब या तो हम ये कहें कि वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता ही जाएगा और मतलब फाइनली इनफाइनाइट हो जाएगा, या उसकी कुछ फिक्स वैल्यू होगी। सोचो, मतलब अब ऐसे सोचते हैं कि कब तक स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे, ऐसे सोचो। यस, बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तब, देखो बच्चों, जैसे जैसे स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो स्फीयर का खुद का पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। राइट, अब स्फीयर का कितना पोटेंशियल हो जाए कि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने बंद हो जाएंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। राइट, तो भाई स्फीयर से तब तक इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जब तक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर
इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसकी क्या कंडीशन बन गई? KQ by R is equal to 1 by E into h nu minus h nu naught। गुरकनवल, आपने सारा ठीक सोच के कुछ सिली मिस्टेक कर दी है ना? मेरे ख्याल ये पोटेंशियल का फॉर्मूला ही गलत लिख दिया आपने। ये गुरकनवल आपने क्या किया? पोटेंशियल KQ by R स्क्वायर की है। नहीं, एक तो K की वैल्यू डाली है, वो तो ठीक है। आपके आंसर में R स्क्वायर भी था ना? तो भाई प्लीज ये बहुत ध्यान रखो बच्चों, सबके लिए एक बात है, मतलब सी, जब टेस्ट बहुत आसान आता है तो सिली मिस्टेक का ये नुकसान है कि भाई सारे लोग वो ठीक कर लेंगे, आपने गलत कर दिया तो आपकी रैंक बहुत पीछे जाएगी, जो आपने सबने इस साल एक्सपीरियंस किया ही होगा, राइट? अब जब टेस्ट टफ आए, मान लो कोई मुश्किल क्वेश्चन आए, अगर उसमें भी आपने सिली मिस्टेक कर दी तो क्या होगा? तो मतलब ठीक है, किसी और का हुआ नहीं होगा, बट जहां पे आप क्वेश्चन सही करके एज ले सकते थे किसी से, मतलब कंसेप्ट आपने ठीक सोच लिया लेकिन सिली मिस्टेक करके फाइनली तो आप सबके बराबर ही हो गए, है ना? तो प्लीज बहुत ध्यान रखो बच्चों, ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए कि फोर्स में पोटेंशियल लिख दिया, साइन का कॉस लिख दिया, रेडियस का डायमीटर लिख दिया। हाँ जी, ये क्वेश्चन समझ आया बच्चों? बोलो बच्चों कुछ। फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है पोटेंशियल ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर का पोटेंशियल KQ by R होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो होता है। एंड राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है? बस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो ऊपर हमने लिखा था ना, ये वाला फॉर्मूला EVS वाला, इसमें बस VS लिख दिया, E से डिवाइड हो गया ना। ओके, तो बच्चों अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बेसिकली हमें फाइनली ये समझना है कि किस तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट था इसमें बच्चों वेव थ्योरी फेल हो गई, ठीक है? मतलब क्यों हमें फाइनली ये मानना पड़ा कि भाई लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, कि कहीं कहीं पे लाइट की पार्टिकल नेचर भी काम आती है, ठीक है? तो बच्चों इसको हम 3 कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं ब्रॉडली, ठीक है? कि कहां कहां पे ये फेल हुआ बच्चों। तो सबसे पहले हम कहते हैं इंटेंसिटी प्रॉब्लम, कि जो हमने अभी ऊपर पढ़ा बच्चों, अगेन बच्चों मैं इंटेंसिटी को अगेन नंबर ऑफ फोटॉन से ही कंपेयर कर रहा हूं। भाई वेव थ्योरी के हिसाब से तो इंटेंसिटी क्या होती है? जस्ट एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, राइट?
वेव थ्योरी तो फर्दर उसको सेपरेट आउट कर ही नहीं सकती इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स या कुछ भी। तो वेव थ्योरी के हिसाब से तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो सीधा-सीधा ये होना चाहिए कि लाइट की एनर्जी बढ़ गई, लाइट की एनर्जी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी से निकलना चाहिए। ठीक है? लेकिन बच्चों, हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, उससे क्या हो रहा है? मतलब अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं, राइट? तो जो हमारी वेव थ्योरी है, वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों निकले। ठीक है? वेव थ्योरी के हिसाब से तो बस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़नी चाहिए थी। वेव थ्योरी ये नहीं समझा पाई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों निकले। वो तो पार्टिकल थ्योरी से समझ आया कि भाई नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा थे, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले। ठीक है? तो दिस इज द फर्स्ट फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि एज पर वेव थ्योरी, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, द इलेक्ट्रॉन्स शुड कम आउट विद मोर स्पीड। However, no change in speed was observed. ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से तो सिंपली ये था कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो आप तो एनर्जी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़नी चाहिए थी वेव थ्योरी के हिसाब से। ये पॉइंट बच्चों समझ आ गया? नेक्स्ट इज बच्चों फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। वेव थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला क्या चक्कर है, कि भाई अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी दी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी तभी इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है? क्योंकि वेव थ्योरी के हिसाब से तो क्या था, वेव क्या होता है? ट्रैवलिंग एनर्जी। तो उसके हिसाब से तो ये था कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी डल रही है, तो वो धीरे धीरे उस पर एनर्जी डलती रहे, तो कभी तो ऐसा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी। ठीक है ना? बट हमने क्या देखा कि अगर आप थ्रेशोल्ड से कम दे रहे हो तो कभी भी नहीं इलेक्ट्रॉन निकल रहा। तो ये बात वेव थ्योरी नहीं समझा पाई। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम कि वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड only for frequency greater than threshold frequency. अगेन ये बात तो पार्टिकल थ्योरी से क्लियर हुई। पार्टिकल थ्योरी ने ये बोला कि भाई हाँ, जब आप कि भाई इलेक्ट्रॉन तो फोटोन एब्जॉर्ब करता है, तो अगर वो फोटोन की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और तीसरा है बच्चों टाइम लैग प्रॉब्लम। तो ये हमने जैसे आज स्टार्टिंग में भी बात की थी कि वेव थ्योरी ये नहीं समझा पाई कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो झटके से ही कैसे निकल गया। वेव थ्योरी के हिसाब से तो ये था कि इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे एनर्जी लेनी चाहिए थी, तो उसको टाइम लगना चाहिए निकलने में। तो ये बात तो पार्टिकल थ्योरी से ही समझ आई, जैसे हमने आज शुरू में भी बात की थी कि भाई इलेक्ट्रॉन तो फोटोन ही एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वो इकट्ठे ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है।
वेव थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि इलेक्ट्रॉन इकट्ठे एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। वेव थ्योरी के हिसाब से तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए वो धीरे धीरे होनी चाहिए। हाँ बच्चों बताओ, ये पॉइंट्स हो गए क्लियर? तो क्या है आपकी पॉइंट? एज पर वेव थ्योरी इलेक्ट्रॉन शुड एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूअसली and hence come out whenever it gets sufficient energy. It could not explain the instantaneous emission of electrons. बच्चों समझ आया? बोलो भाई। सर लास्ट पॉइंट दोबारा दसी। लास्ट पॉइंट क्या है कि टाइम। वेव का मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग एनर्जी। तो वेव के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रेजुअली एनर्जी डल रही है और उसको वैसे ही ग्रेजुअली एनर्जी एब्जॉर्ब करनी चाहिए। मतलब इट इज लाइक सेइंग कि एक टैंकी है, उसमें पानी भर रहा है ना, आपने एक टैप चलाई हुई है तो धीरे धीरे पानी भर रहा है, तो जब भी वो पानी पूरा भर जाएगा तो टैंकी ओवरफ्लो करनी शुरू कर देगी उसके बाद। ये कहती है वेव थ्योरी। लेकिन असली में क्या देखा गया कि वो टैंकी एकदम ही भरती है, मतलब वो धीरे धीरे नहीं भरती, एक झटके से ही भर जाती है। वो ओके झटके से कब भर रही होगी? अगर उसको झटके से एनर्जी मिल रही है ओके सर। है ना? तो वो झटके से एनर्जी कैसे मिल सकती है? फोटोन से। फोटो। ऑलराइट, तो बच्चों ये अपना एक पार्ट खत्म हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 100% बच्चों इन 2 लेक्चर्स में से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में। मतलब एक तो मिनिमम है, 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या करना है बच्चों? जो एक जनरल प्रैक्टिस हमने रखनी है, आप ये नोट्स रिवाइज करोगे, आप मॉड्यूल की थ्योरी रीड करोगे। ये मेडिकल वालों के लिए तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, नॉन मेड वालों को भी करना चाहिए, बट मेड का तो गुजारा ही नहीं है इसके बिना, है ना, ये मान लो। सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो हैं मॉड्यूल में आपके, वो करने ही करने हैं सबने। और फिर इसके बाद आपने एक्सरसाइज 01 का बच्चों ए और बी पार्ट करना है। ऑलराइट, वैसे हमारी क्लास कल ही है ना? तो 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 आपने बच्चों मतलब कल तक ये सारा कुछ तो आप नहीं कर पाओगे। कल आपने मतलब ये तो करना ही है, लेकिन इसमें लगेंगे आपको करीब 1-1.5 घंटा, उतना तो लगाओ ही कल की क्लास से पहले। ये ए बी पार्ट ये मैं डिस्कस करूंगा जरूर कल। ठीक है, और सबने करना है बच्चों। मैं रैंडमली किसी भी बच्चे को कह सकता हूं कि मुझे व्हाट्सएप पे होमवर्क के सॉल्यूशंस भेजो, तो और नहीं किया होगा तो मैं क्लास नहीं लगाने देता। मैं बहुत क्लियर हूं इस बात पे। तो सबने करके रखना है, ठीक है? चलो।
अगला टॉपिक बच्चों नेक्स्ट क्लास में करते हैं। पीडीएफ उस पे डली हुई है ना आपके वो लर्निस्ट पे? तो मैं को लर्निस्ट पे एक्सेस करो, वहां आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। अच्छा बच्चों, एक ना ये फिजिक्स के आपके जितने लेक्चर्स होते हैं वो यूट्यूब पे ना ऑटोमेटिकली अपलोड होते रहते हैं। तो जो मैंने आपको लिंक भेजा था एक बार ग्रुप पे, उसी वाले चैनल पे अब उसमें ना बस एक चीज का आपने ध्यान रखना है। उसमें क्या होता है कि जो नाम होता है वीडियो का, वीडियो के नाम में एक तो डेट डली होगी, जैसे आज का लेक्चर है ये वाला, ये आप आधे घंटे बाद देखोगे अगर यूट्यूब पे। वैसे मैं आपको, मेरे अकॉर्डिंग तो वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जब आप क्लास लगा रहे हो तो नोट्स और सारा कुछ क्लास में हो जाना चाहिए। मैं सिर्फ उस केस की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी या कुछ थी जिस कारण से आपको वीडियो रेफर करनी पड़े, तो वीडियो में एक तो डेट होएगी, मतलब ऐसा कुछ लिखा होगा उसमें 1911, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो किस डेट की वीडियो है। टाइम में बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट आप समझ जाओगे टाइम। बेसिकली जो अपनी क्लास का टाइम था एक्चुअल, जैसे अपना 3 था, जो वो वीडियो होएगी उसके अंदर इसमें 5 hours 30 minutes ऐड होके टाइम लिखा होगा, मतलब वो 8:30 कुछ लिखा होगा उसमें, 1911 और 8:30। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। इस बार वाली वीडियो तो मैं आपको भेज दूंगा यूट्यूब लिंक, बट आगे के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे ढूंढनी है वीडियो। ओके हाँ राजश्री, वो वही है, कोई फर्क नहीं है अभी उसमें। चलो ओके बच्चों, बाय। इसको ठीक कर लो वापस।